बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। नीचे में इन्होंने कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो हमने देखना है कि इनमें से रैशनल नंबर कौन से हैं, या उर्दू में जिसको कहते हैं नातिक आदाद कौन से हैं, और इरेशनल नंबर कौन से हैं जिसको कि उर्दू में गैर नातिक आदाद कहते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स का पता होना जरूरी है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए, पहले हम इसको देख लेते हैं, मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा। देखें, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, या ये जो पहले वाला यूनिट है, ये रियल नंबर्स पे मुश्तमिल है। रियल नंबर्स को उर्दू में हकीकी आदाद बोलते हैं। अब ये जो रियल नंबर है, ये इनकी दो किस्में होती हैं। एक रैशनल नंबर है जिसको उर्दू में नातिक आदाद बोलते हैं, और एक इरेशनल नंबर है जिसको उर्दू में गैर नातिक आदाद बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम नातिक आदाद या रैशनल नंबर देख लेते हैं। रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनको कि हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम रैशनल नंबर को फ्रैक्शन, कसर या बटा की सूरत में लिख सकते हैं। ये मैंने इनकी एग्जांपल दी है, जैसे कि 1/2 जो है ये अब रैशनल नंबर है, 4/5 जो है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये हम फ्रैक्शन की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं, बटा की सूरत में। ठीक है, इसी तरह अगर कोई अकेला एक होल नंबर आ रहा है, जैसे 5 है, तो 5 को हम 5/1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 3 है, 3 को हम 3/1 करके लिख सकते हैं। तो अगर अकेला इस तरह कोई होल नंबर में हमारे पास वैल्यू आ रही हो, तो ये भी रैशनल नंबर में ही आते हैं, क्योंकि इनको हम फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रैशनल नंबर है, अगर इनको हम आशारिया में या डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहें, तो फिर इनकी दो किस्में बन जाती हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इनकी दोनों किस्में लिखी हैं। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि ऐसे रैशनल नंबर जो कि आशारिया के बाद टर्मिनेट हो जाए, जिनमें जो आशारी के बाद जो डिजिट है वो किसी खास जगह पे जाके खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे रैशनल नंबर फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी, देखें, अब यहाँ पर ये 1/4 है, इसको अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। अब ये डेसिमल पॉइंट या इशारे के बाद दो डिजिट आके ये नंबर खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह 3/8 एक रैशनल नंबर है, अगर आप 8 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.375 आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पर आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद आपका नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल नंबर जो कि आशारिया के बाद टर्मिनेट हो जाए करेंगे, खत्म हो जाए करेंगे, उनको हम कहेंगे ये कौन से रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और फिर हमारे पास ऐसे रैशनल नंबर हो सकते हैं, अगर हम उनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग तो नहीं होते, यानी कि आशारिये के बाद खत्म नहीं होते। मिसाल के तौर पे ये 1/3 है ना, अगर आप 1 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0.3333 इस तरह मिलता जाएगा। ठीक है, यानी कि ये खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन इसमें ये होता है कि आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, वो बार बार आ रहा होता है, तो ऐसा रैशनल नंबर फिर कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0.33, अब ये 3 देखें बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे, हम ये 3 के ऊपर इस तरह बार डाल देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आशारिये के बाद ये जो 3 आ रहा है ये रिपीट हो रहा है, इसका एंड नहीं है। ठीक है, ये चलता जा रहा है। उसके बाद देखें 1.6, अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है, आप ये 1 पे 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.16666 इस तरह आता जाएगा। इसका मतलब है अब आशारिये के बाद ये जो 6 वाला डिजिट है ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसा नंबर भी, ये भी हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। और इसको हम शॉर्ट तरीके में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.1 और 6 के ऊपर हम बार डाल लेंगे, क्योंकि ये 6 जो है ये रिपीट होता जा रहा है, ये बार बार आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि आशारिये के बाद कोई या तो एक डिजिट रिपीट हो सकता है या एक से ज्यादा डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये 4 पे 11 को डिवाइड करें तो आपको 0.363636 यानी कि ये दो डिजिट 3 और 6 ये रिपीट होते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी फिर रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि इसमें एक ग्रुप ऑफ डिजिट जो है, यानी कि दो डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको शॉर्ट तरीके से हम लिखेंगे तो 0.36 के ऊपर हम बार डालेंगे, क्योंकि ये 3-6 दोनों डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने ये एक और एग्जांपल दी है। अब यहाँ पर देखिए 4 डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं, मैंने कलर चेंज कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये 8182 ये रिपीट हो गया, फिर उसके बाद 8182 आ गया, फिर 8182 आ गया, यहाँ पर 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी फिर रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, और इसको अगर हम शॉर्ट तरीके से लिखेंगे तो 0.8182 लिख के इसके ऊपर हम बार डाल देंगे। इसका मतलब है ये चारों डिजिट जो है रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होंगे, चलते जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमने रैशनल नंबर को अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करें तो उनकी दो टाइप्स हम देख ली हमने, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है।
अब हम जो इर्रेशनल नंबर हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, गैर नातिक आदाद, इनको देख लेते हैं। ये वो नंबर होते हैं जिनको कि हम P ओवर Q की फॉर्म में या कसर की सूरत में या बटा की सूरत में नहीं लिख सकते, ठीक हो गया। और अब इन इर्रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट में की ये निशानी होती है कि ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, अगर ये डेसिमल पॉइंट में इनको लाया जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि अशारिये के बाद ये टर्मिनेट नहीं होते, चलते जाते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है, यानी कि अशारिये के बाद कोई खास डिजिट या कोई खास ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता। जिस तरह के हमने यहाँ पर रेशनल नंबर की सूरत में देखा कि यहाँ पर अशारिये के बाद कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, यानी कि अशारिये के बाद जो डिजिट है वो खत्म तो नहीं हो रहे होते, वो चलते जाते हैं, लेकिन अशारिये के बाद कोई एक डिजिट या कोई खास ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता। मिसाल के तौर पे ये पाई को अगर आप अशारिया की सूरत में लिखें तो इसकी ये वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। तो अब ये अशारिया के बाद टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए ये डॉट 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 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अशारिया के बाद कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, मुख्तलिफ डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह ये ई या आयलर नंबर है, ये आगे इंशाल्लाह लॉगरिथम में जाके यूज करेंगे। इसको भी अगर आप इसकी वैल्यू लिखे तो ये 2.71828 एंड सो ऑन इस तरह आती है, ठीक है। तो ये भी अशारिये के बाद जो है एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन इस रिकरिंग भी नहीं है, यानी कि कोई खास डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। इसके अलावा देखें जितने भी आपके पास नंबर आएंगे स्क्वायर रूट के नीचे, ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, यहाँ पर देखें मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। मिसाल के तौर पे ये 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इसी तरह 16 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, या 49 जो है मैंने एग्जाम्पल लिखी है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है, इनको हम मिसाल के तौर पे 4 को हम 2 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 2 का जो स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो अब ये 2 को हम 2/1 करके लिख सकते हैं। उसका मतलब है कि फिर ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है, नातिक अदद है। इसी तरह ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर अगर अंडर रूट के नीचे आते हैं तो उनको हम इस तरह होल नंबर में कन्वर्ट करके उनको हम फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर अंडर रूट के नीचे अगर आएंगे तो वो तो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, नातिक आदाद होंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी नंबर आते हैं, जैसे ये 2 अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसको अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से सॉरी, तो आपके पास इसकी इस तरह वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आशारिया के बाद देखें ये टर्मिनेट तो नहीं होगा, ये चलता जाएगा, लेकिन आशारिया के बाद इसके जो डिजिट आ रहे हैं कोई खास डिजिट या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे तमाम नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अंडर रूट के नीचे आ रहे हो वो भी इर्रेशनल नंबर या गैर नातिक आदाद होते हैं, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये हमने रेशनल और इर्रेशनल नंबर को देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ये नीचे मैंने नंबर दिए हैं, तो हमने देखना है कि इसमें से रैशनल नंबर या नातिक आदाद कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर या गैर नातिक आदाद कौन से हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में इन्होंने ये नंबर दिया 2.353535। अब देखें ये जो नंबर है ये आशारिया के बाद इसमें 6 डिजिट आए, उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर ऐसा जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर कहलाता है या नातिक अदद कहलाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ये रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 2 में इन्होंने 0.6 और इसके ऊपर बार डाली है। इसका मतलब है कि ये जो आशारी के बाद 6 आ रहा है ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये भी चूंकि आशारिया के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सेम डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आशारिया या डेसिमल के पॉइंट के बाद एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो और वो टर्मिनेट ना हो रहे हो तो ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ये जो डेसिमल नंबर है ये भी हम लिख लेंगे, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है। अब यहाँ पर देखें ये 2 पॉइंट, उसके बाद ये उन्होंने आशारिया के बाद कुछ डिजिट दिए, उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो नंबर है ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा आशारिया के बाद, ठीक है। लेकिन इसका जो आशारिया के बाद जो डिजिट आ रहे हैं कोई एक डिजिट या कोई खास ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा नंबर क्या कहलाता है? ऐसा नंबर इर्रेशनल नंबर या गैर नातिक अदद कहलाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद नंबर 4 है, इसमें देखें इन्होंने हमें √7 ये नंबर दिया है। तो अभी आपको मैंने थ्योरी में बताया कि अगर अंडर रूट या स्क्वायर के रूट के नीचे ऐसा नंबर आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो ऐसा नंबर फिर इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे
ये जो √7 है ये इरेशनल नंबर या गैर नातिक अदद है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये ई एग्जांपल दिया, तो ये भी हमने थ्योरी में भी देखा था, ये ऑयलर नंबर होता है, ठीक है। इसके अगर आप उसमें डेसिमल पॉइंट में वैल्यू लिखे तो इस तरह आती है, ठीक है। अब ये आशारिया के बाद एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आशारिया के बाद कोई खास डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर ये ऑयलर नंबर जो है ये इरेशनल नंबर होता है, गैर नातिक अदद होता है, ठीक है। और पाई भी हम जानते हैं कि अगर आप इसकी आशारिया में वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बनती है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आशारिया के बाद कोई खास डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी इरेशनल नंबर या गैर नातिक अदद कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये नंबर 7 है, इसमें 5 प्लस √11 है। अब 5 जो है ये होल नंबर है, तो हम जानते हैं कि होल नंबर ये 5 को हम 5/1 करके लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, ये तो रैशनल नंबर है। लेकिन ये √11 जो है, अब 11 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट या स्क्वायर रूट के नीचे ऐसा नंबर आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो फिर वो जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर को आपस में आप जमा करेंगे तो आपको आंसर जो है इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। और उसके बाद यहां पर देखें, ये दो हमारे पास अंडर रूट के नीचे वैल्यूज आ रही हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? जो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, ये तो सारे परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो अगर अंडर रूट या स्क्वायर रूट के नीचे ऐसा नंबर आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आपको मैंने बताया ऐसे नंबर जो है इरेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब है ये नंबर भी इरेशनल नंबर है, गैर नातिक अदद है, और ये भी इरेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर को अगर आपस में प्लस किया जाए तो वो इरेशनल नंबर ही रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने इरेशनल नंबर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद है 15/4। अब ये 4 को अगर आप 15 पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 0.375। तो अब ये देखिए, आशारिया के बाद 3 डिजिट के बाद ये जो नंबर है ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था थ्योरी में कि आशारिया के बाद अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर ऐसा नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। तो मैंने लिख दिया रैशनल नंबर, ठीक है। और उसके बाद ये पार्ट 10 में इन्होंने ये एक्सप्रेशन दी है, ठीक है, 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2। तो देखिए, आपने छोटी क्लासेस में एक ये फार्मूला पढ़ा होगा, इंशाल्लाह आगे भी जाके हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसका आगे चैप्टर आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर आप इस 2 को a के इक्वल रखें और √2 को b के इक्वल रखें, तो ये आपका a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया। यानी कि इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका लिख लेता हूं। देखें, मैंने लिख दिया a स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हमने 2 को a के इक्वल रखा था, और उसके बाद माइनस वाला साइन पुट किया, ये फार्मूला वाला माइनस हो गया, और फिर मैंने ये √2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि √2 को हमने इस b के इक्वल रखा था, ठीक है। तो ये हमारा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर हो गया। अब देखें, ये 2 का स्क्वायर लें 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये √2 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये और ये जो √रूट का सिंबल है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको थ्योरी में मैंने बताया कि ये जो √रूट या स्क्वायर रूट होता है इसकी अपनी वैल्यू 1/2 की इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2 √रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप 4 - 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 2। अब ये 2 जो है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। इसको हम 2/1 अगर लिखें तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है फिर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया रैशनल नंबर। ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहां पर इन्होंने हमें ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो ये नंबर हम नंबर लाइन पे इनको हमने शो करना है, ठीक है। हमने ये देखना है कि ये नंबर लाइन पे किस जगह पर आते हैं, ठीक है। तो उसमें देखें, ये जो पहले वाला जो 2 पार्ट है ना, ये पहले वाला पार्ट और दूसरे वाला पार्ट, ये दोनों इरेशनल नंबर है। तो इनको नंबर लाइन पे शो करने का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट में आखिर में करवाता होता हूं। पहले हम ये जो 4 पार्ट है ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम ये जो 2 पार्ट है इनको आखिर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले अब ये थर्ड वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये 4 होल 1/3 इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक। तो उसके लिए पहले हमें नंबर लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो नंबर लाइन है इस पे हम नंबर्स को शो करते होते हैं, ठीक है। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन लगा देनी है, और इसको आपने बराबर बराबर हिस्सों में या बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लेना है। अब इसमें हमने नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नंबरिंग करते होते हैं। अब इस जो नंबर लाइन है इसमें जो नंबरिंग शुरू होती है ये 0 से शुरू होती है, ये इसका ओरिजिन कहलाता है। इस 0 के राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर या प्लस साइन वाले नंबर शो करते होते हैं,
और इस जीरो या ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर या माइनस साइन वाले नंबर शो करते होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है 4 होल 1/3, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, माइनस साइन के साथ नहीं है, इसका मतलब है इसको हम ये जो जीरो या ओरिजिन है इसके राइट साइड पे शो करेंगे, इसलिए मैंने ओरिजिन के राइट साइड पे ज्यादा नंबरिंग की है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नंबर क्या है, 4 होल 1/3। 4 होल का मतलब ये है कि हम ये ओरिजिन से 4 नंबर राइट साइड पे आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये हमारा 4 होल हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है 1/3, तो उसके लिए आप ये 4 और 5 के दरमियान 3 हिस्से बनाएंगे। 3 हिस्से हम इसलिए बनाएंगे कि ये जो नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर है ये 3 है। ठीक है, तो हम ये 4 और 5 के दरमियान 3 बराबर बराबर हिस्से इस तरह बनाएंगे कि यहाँ पर हम 2 डॉट अगर बराबर बराबर फासले पे लगा लेते हैं तो 3 हिस्से बन जाते हैं। देखें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। ठीक है, ये हमने 4 और 5 के दरमियान 3 पार्ट बना लिए। अब ये हमारा जो वैल्यू आ रही है 1/3 पे आ रही है, यानी कि 3 हिस्सों में से जो पहले वाला पार्ट है वहां पर हमारा ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखें मैंने डॉट डाल दिया, तो इस तरह ये हमारा हो गया 4 होल और ये 1/3 वाला पार्ट हो जाता है। तो यहां पर ये नंबर जो है ये नंबर लाइन पे आएगा या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक एरो मार्क डाल के ये जो वैल्यू है इसको आपने लिख देना है, यानी कि ये 4 होल 1/3 है, ये नंबर लाइन पे यहाँ पर शो होगा। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है। अब यहाँ पर इन्होंने हमें देखा ये नेगेटिव नंबर दिया है, -2 होल 1/7। ठीक है, तो इसके लिए भी हम पहले नंबर लाइन लगाएंगे। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और इसको मैंने बराबर बराबर यूनिट में, यानी कि एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम कर लिया, बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो हमारा नंबर लाइन होती है इस पे हमारी नंबरिंग जीरो से शुरू होती है, इस जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर शो करते होते हैं हम, और जीरो की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर शो करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब है ये जीरो की लेफ्ट साइड पे इस तरफ आएगा। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या है, -2 होल, इसका मतलब है कि हम जीरो से पहले -2 तक तो आएंगे। ठीक है, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -2 होल हो गया। उसके बाद 1/7 है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है, तो अब आप 2 और 3 के दरमियान 7 बराबर बराबर हिस्से बनाएंगे, 7 पोर्शन बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है आप 6 लाइनें जो है बराबर बराबर अगर फासले पे लगाते हैं -2 और -3 के दरमियान, तो टोटल 7 पार्ट बन जाएंगे इसके। ठीक है, अब हमारी पोजीशन कहां पर आएगी, ये 1/7 है, यानी कि 7 में से जो पहले वाला हिस्सा है वहां पर हमारा पॉइंट आएगा। तो देखें यहाँ पर ये जो पहले वाला हिस्सा है, ठीक है, जो पहली लाइन मैंने लगाई थी उसके ऊपर मैंने पॉइंट डाल दिया, इस नुक्ते को डाल दिया। ठीक हो गया, तो बस यहाँ पर आप जो है अब ये वैल्यू लिख लेंगे, ये मैंने -2 होल 1/7 इसको यहाँ पर मैंने शो कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 5 है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू उन्होंने दी है 5/8। ठीक है, यहाँ पर अब जो ऊपर वाला नंबर या न्यूमिनेटर है ये छोटा है और नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो फिर उस नंबर की जो पोजीशन बनती है नंबर लाइन पे वो 0 और 1 के दरमियान बनती है। ठीक है, तो देखें इसके लिए मैंने पहले नंबर लाइन लगाई, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और उसको मैंने बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा चूंकि पॉजिटिव नंबर है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो ये ओरिजिन या जीरो के राइट साइड पे हम इसको शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर हमारे पास है 5/8, नीचे वाला नंबर क्या है 8 है, तो अब हम 0 और 1 के दरमियान 8 हिस्से बनाएंगे बराबर बराबर। ठीक है, उसके लिए आप 0 और 1 के दरमियान 7 जो है इस तरह लाइनें लगाएंगे बराबर बराबर फासले पे, तो आपके पास टोटल 8 पार्ट बन जाएंगे 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, अब हमारी पोजीशन कहां पर आ रही है, 5/8, यानी कि 8 हिस्सों में से हमारी पोजीशन कहां पे आ रही है, 5वें हिस्से पे आ रही है, 5th पार्ट पे आ रही है। तो आप यहां से काउंट कर लें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हमारी पोजीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर आपने डॉट डाल देना है। ठीक है, और आपने फिर इसको यहाँ पर एरो साइन से इसको मार्क कर देना है, ये 5/8 हमारी जो पोजीशन बनती है इस जगह पे बनती है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 6 है। अब यहां पर इन्होंने हमें नंबर दिया है 2 होल 3/4। अब ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले ये नंबर लाइन लगाएंगे, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। ठीक है, और इसको मैंने बराबर बराबर हिस्सों या बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर दिया है। और चूंकि हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जो जीरो या ओरिजिन है इसके राइट साइड पे इसको हम शो करेंगे। ठीक हो गया, अब देखिए हमारा वैल्यू क्या है, 2 होल है, तो आप 0 से पहले 2 नंबर राइट साइड पे आ जाए, ये 1 और ये 2, ये हमारा 2 होल हो गया। उसके बाद 3/4 है, तो अब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 है, तो अब ये 2 और 3 के दरमियान 4 हिस्से आप बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप 3 लाइनें बराबर बराबर फासले पे लगाएंगे, तो आपके 4 पार्ट बन जाएंगे 2 और 3 के दरमियान। अब हमारी पोजीशन क्या है, 3/4, यानी कि 4 में से जो तीसरा वाला पार्ट है वहां पर हमारी पोजीशन है। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए 1 2 3 ये पोजीशन हमारी बन जाती है। तो यहाँ पर आपने एक डॉट डाल देना है, नुक्ता डाल देना है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बन जाता है और इसके साथ आपने इसकी वैल्यू जो है वो लिख लेनी है। ठीक है, ये हमारा आ गया
2.314 इसको हमने यहाँ पर, ये हमारा जो नंबर लाइन इसकी पोजीशन यहाँ पर बनती है। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो गया। अब जो पार्ट 1 और 2 है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखें हमें एक इर्रेशनल नंबर या गैर नातिक अदद दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको हमने इस तरह नंबर लाइन पे शो करना है। तो आपने इसके लिए एक पहले नंबर लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेनी है और इसको आपने बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ठीक है, अब ये जो √2 है, सबसे पहले आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 1.414। इस तरह आगे भी काफी सारे डिजिट होंगे, आपने बस अशारिये के बाद 3 डिजिट लिख लेने। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। अब हमने ये जो वैल्यू है 1.414 इसको हमने इस नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो अब इसको शो करने के लिए हम जिस तरह रेशनल नंबर को तो हम डायरेक्ट मतलब शो कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमारे पास जो भी वैल्यू होती थी हम उसके हिसाब से नंबर लाइन को तकसीम कर लेते थे और वहां पर शो कर लेते थे। लेकिन इस नंबर को हम इस तरह नहीं कर सकते। देखें ये जो होल पार्ट है, जहां पहले आ रहा है हमारे पास 1। ठीक है, तो 1 के लिए तो हम ये 0 से मूव करेंगे और 1 पे आ जाएंगे, ये 1 होल हो गया। लेकिन उसके बाद ये जो अशारिये वाला पार्ट आ रहा है 0.414, इसको हम ये 1 और 2 के दरमियान कहां पर शो करेंगे, उसके लिए हम इस तरह मैनुअली जो है इसके पार्ट बना के शो नहीं कर सकते। हमें ये करना पड़ेगा, हमें यहां पर ये जो नंबर लाइन है इस पे एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से लगानी है कि इसका ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है या वितर वाली साइड है इसकी वैल्यू √2 के इक्वल हो। ठीक है, इसकी वैल्यू √2 के इक्वल क्यों होगी ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना है कि देखें आप ये जो 0 है, ठीक है, यहां से लेके 1 तक एक आप लाइन लगा लेंगे, एक यूनिट की लाइन आपने यहां से लगा लेनी है और जितनी लेंथ इस लाइन की है ये हमारी बेस वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, उतनी ही लेंथ आपने इस तरह परपेंडिकुलर की लगा लेनी है। ठीक है, ये हमारा जो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाने लगे हैं ये उसकी बेस या कायदा वाली साइड हो गई और ये उसकी परपेंडिकुलर या अमूद वाली साइड हो गई। दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है, दोनों की लेंथ एक एक यूनिट है। ठीक है, अब आप अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिलाएंगे ना तो ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड होगी इसकी वैल्यू √2 होगी। किस तरह होगी देखिए मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपने क्वेश्चन में लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहां पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, हमने छोटी क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, आगे भी इंशाल्लाह आ रहा है, हम इसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो देखें जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें क्या था कि हाइपोटेन्यूज या वितर का स्क्वायर इक्वल होता है बेस या कायदा के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या अमूद के स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। अब यहां पर ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये इसकी बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए बेस को हमने 1 यूनिट के इक्वल रखा है, परपेंडिकुलर को भी हमने 1 यूनिट के इक्वल रखा है। ठीक है, तो बेस की जगह मैंने 1 पुट किया, परपेंडिकुलर की जगह मैंने 1 पुट कर लिया, दोनों का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा, यहां पर भी 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ये दोनों को जमा करें तो 2 आ जाता है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 2 के। ठीक है, अब हमें ये हाइपोटेन्यूज यानी कि ये वाली साइड की लेंथ चाहिए, तो उसके लिए हम ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा है इसको खत्म करेंगे तो हम इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर आ रहा है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और यहां पर हमारे पास √2 रह जाएगा। तो देखें हमने जब बेस और परपेंडिकुलर दोनों को 1 यूनिट के इक्वल रखा तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है √2 यानी कि इस साइड की लेंथ हमारे पास √2 आ गई। ठीक है, बहरहाल देखें अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। आपने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इस पे आपने इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह बनानी है कि इसकी जो बेस वाली साइड है इसकी लेंथ भी 1 यूनिट के इक्वल रखनी है और इसकी जो परपेंडिकुलर वाली साइड है इसकी लेंथ भी 1 यूनिट के इक्वल रखनी है। जब आप इन दोनों साइड को आपस में मिलाएंगे तो फिर इसकी जो वितर वाली साइड है या हाइपोटेन्यूज वाली साइड है इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली आपके पास √2 आ जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास √2 जो वैल्यू आई है ये हम इसलिए लेके आए कि अब हम कंपास या पुरकार लेंगे। ठीक है, उसको हमने इस ये जो लेंथ है इस साइड की इस जितना खोलना है। ठीक है, तो हमारी जो कंपास है इस साइड की जो लेंथ है इस जितनी खुल जाएगी। अब आपने कंपास की एक साइड को इधर रखना है और जो दूसरी पेंसिल वाली साइड है उसको आपने यहां पर ला के इस तरह एक आर्क या कोस इस तरीके से लगानी है कि वो आर्क इस पॉइंट में से गुजरते हुए आपने उसको नीचे लेके आना है और इस लाइन को क्रॉस करना है। ठीक है, तो देखें जब आप ये आर्क या कोस इसमें से गुजारते हुए लगाएंगे आपके पास इस तरह आर्क लग जाएगी। ठीक है, और ये आर्क आते हुए इस लाइन को यहां पर क्रॉस करेगी। तो जिस पॉइंट पे ये आर्क जो है इस लाइन को नंबर लाइन को क्रॉस करती है ये आपका ये जो 1 के बाद यानी कि 0.414 वाली पोजीशन बन जाती है।
तो ये हमारी जो एग्जैक्ट अंडर रूट 2 या 1.414 वाली जो पोजीशन है पॉइंट की, वो यहां पर बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ठीक है, और फिर आपने ये जो हाइपोटेन्यूज है इस जितनी कंपास या प्रकार को खोल के इस तरह कोस लगानी है। जिस जगह पर ये कोस या ये आर्क इस नंबर लाइन को क्रॉस करेगी, वो वाला पॉइंट जो है, वो वाली पोजीशन इस पॉइंट की होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 में ये हमें इन्होंने एक इरेशनल नंबर दिया अंडर रूट 3। इसको हमने इस तरह जो नंबर लाइन है इस पे हमने शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने इस तरह पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नंबर लाइन लगा लेनी है और इसको आपने बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप वही होगा कि ये जो अंडर रूट 3 है इसको आप कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम करेंगे, तो ये आपके पास 1.732 इस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अब हमने इस नंबर लाइन पे शो करनी है। तो जिस तरह हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था, वहां पर हमें वैल्यू दी गई थी अंडर रूट 2। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बनाई थी कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी, ये इसकी लेंथ हम अंडर रूट 2 के इक्वल लेके आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 3 है, तो अब यहाँ पर हमें इस लाइन पे ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जिसमें हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो अंडर रूट 3 के इक्वल हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि पहले तो हमें ये जो हमने पार्ट 1 में ट्राइंगल बनाई थी ना, जिसमें के जो हाइपोटेन्यूज जो वितर वाली साइड है इसकी अंडर रूट 2 के इक्वल हम लेके आए थे, सेम यही ट्राइंगल हमें पहले यहां पर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सेम आपने इसी तरह ये ट्राइंगल बना लेनी है। इसमें बेस वाली साइड 1 यूनिट के इक्वल रखेंगे, परपेंडिकुलर वाली साइड भी 1 यूनिट के इक्वल रखेंगे, तो आपके पास ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड अंडर रूट 2 के इक्वल आ जाएगी। मैंने आपको देखा यहाँ पर ये कैलकुलेशन बताई थी। ठीक है, इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो यहां पर आपके पास ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है ये अंडर रूट 2 के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 है। इसका मतलब है यहां पर अब हमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है हमें अंडर रूट 3 के इक्वल लेके आनी है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनी है इस पे ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है इसको अगर मैं बेस बना लूं, ठीक है, इसको देखें, ये हमारे पास वैल्यूज क्या है, अंडर रूट 2 है, ये इसको मैं बेस बना लूं और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन लगाऊं। ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन लगाऊं। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह। देखें, आपने डी लेनी है, प्रोटेक्टर को लेना है और उसको आपने इस तरीके से रखना है कि उसकी जो 0 डिग्री वाली लाइन है या बेस लाइन है, ये हमने ये जो बेस बनाई है इस ट्राइंगल की, इसके ऊपर आपने इसको रखना है। ठीक है, और यहां पर इस 90 डिग्री के बिल्कुल सीन में आपने एक डॉट लगा लेना है, क्योंकि यहां पर हम परपेंडिकुलर या अमूद ड्रॉ करने लगे हैं। ये हमारा जो हम नई ट्राइंगल बनाने लगे हैं, ये उसकी बेस वाली साइड है और ये उसकी परपेंडिकुलर वाली साइड होगी। ठीक है, तो आपने इस डायरेक्शन में प्रोटेक्टर को रख के यहां पर डॉट लगा के स्केल के जरिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिला लेना है। ठीक है, तो देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने स्ट्रेट लाइन के साथ मिला लिया। ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर वाली लाइन बन गई। अब इसकी लेंथ हमने उतनी रखनी है जितनी की लेंथ हमारे पास ये वाली जो साइड है ये इसकी है या इसकी है। इनको हमने एक एक यूनिट के इक्वल रखा था। ठीक है, तो आप स्केल से ये वाली साइड या ये वाली साइड पैमाइश करके उतनी ही लेंथ यहां पर आपने रखनी है, उतने ही डिस्टेंस पे आपने इस तरह यहां पर स्केल रखना है। ठीक है, और उतने ही डिस्टेंस पे आप एक जो है डॉट लगा लें या निशान लगा लें। ये काम आप तो कंपास या पुरकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, ये आप जब स्केल रखेंगे तो इतना तकरीबन ये लेंथ जो है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये इक्वल है इस साइड के या इस साइड के। ठीक है, तो अब आपने ये जो पॉइंट यहां पर ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में जब मिलाएंगे, देखें मैं इसको मिलाता हूं, ये आपने जब इसको मिलाया तो अब आपके पास देखें ये एक नई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये इसकी बेस है, इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 के इक्वल है। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू 1 यूनिट के इक्वल है। और अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने जब मिलाया तो ये जो हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड है इसकी वैल्यू अब अंडर रूट 3 के इक्वल होती है। किस तरह होती है, देखिए यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन में आपको दिखाया हुआ है। अब ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल इसको अगर यहाँ पर मैं बनाऊं दोबारा, तो ये हमारी बेस वाली साइड है, इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 है, परपेंडिकुलर 1 के इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं मालूम करना चाहूं तो उसी तरह हमने पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिथागोरस थ्योरम का यहाँ पर लिखना है फार्मूला। ठीक है, अब बेस की वैल्यू है अंडर रूट 2, ये मैंने पुट कर ली, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, ये मैंने पुट कर ली। अब 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो ये हाइपोटेन्यूज को जो स्क्वायर है इसको हमने खत्म करना है। उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें। अब जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, पीछे यहाँ पर अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड है, ये वाली साइड है, इसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3 हो गई है। ठीक है, तो अब जब आपके पास ये अंडर रूट
3 लेंथ वाली हाइपोटेन्यूज या वितर की साइड आ गई है। अब आपने कंपास या पुरकार को खोलना है, उसको आपने इतना खोलना है कि उसकी एक साइड इधर इस पॉइंट पर रख लें और पेंसिल वाली साइड इस पॉइंट पर रख लें, ठीक है। तो आपकी कंपास जो है इस लेंथ के बराबर ओपन हो जाएगी। अब आपने उसकी एक साइड इधर रखनी है और दूसरी जो पेंसिल वाली साइड है उससे आपने इस तरह आर्क या कोस को लगाना है इस पॉइंट में से गुजारते हुए, ठीक है। इस पॉइंट में से जब आप गुजारते हुए इस तरह ये आर्क लगाएंगे, देखें इस पॉइंट में से गुजारते हुए इस तरह आपने जब ये कोस या आर्क लगाई तो ये आके इस नंबर लाइन को यहां पर आके जो है क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये पोजीशन बनती है √3 की, या ये जो हमने वैल्यू मालूम की थी 1.732, इसकी जो पोजीशन बनती है नंबर लाइन पे वो ये वाली बनती है, ठीक है। तो इस तरह ये जो इरेशनल नंबर है इनको शो करने के लिए आपको जो है पहले इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ती है। और राइट एंगल ट्रायंगल आपने इस तरीके से बनानी पड़ती है कि उसमें जो हाइपोटेन्यूज या जो वितर वाली साइड है उसकी लेंथ को आपने इक्वल लेकर आना होता है जो आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है। यहाँ पर √3 के इक्वल हम लेके आए क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास √3 थी और ये पार्ट 1 में हमारे पास वैल्यू क्या थी, √2 थी, तो यहाँ पर हम √2 के इक्वल लेके आए थे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो चीज है ये क्वेश्चन का पार्ट ही मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर डाला है, ठीक है। आपने इस चीज को देख के परेशान नहीं होना है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जी हमसे कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर इन्होंने हमें ये कुछ नंबर दिए हैं जो कि डेसिमल पॉइंट या आशारिया में है, ठीक है। इनको हमने इस तरह p/q की फॉर्म में लिखना है। ये भी रैशनल नंबर ही है, ठीक है। इनको अब हमने इस तरह कसर की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है, ठीक है। तो देखें पार्ट 1 में इन्होंने हमें नंबर दिया 0.4 और इसके ऊपर ये बार डालिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने इस नंबर को लिखा। अब सबसे पहले ये जो नंबर में दिया गया है इसको मैं x के इक्वल रख लेता हूं। फर्ज करते हैं कि ये वैल्यू जो है x के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू 0.4, उसके ऊपर मैंने बार डाल दी। अब आपको मैंने बताया था थ्योरी के टाइम कि ये बार का मतलब ये होता है कि आशारिया के बाद ये वाला जो डिजिट है, जिस डिजिट के ऊपर बार होती है, इसका मतलब है कि वो डिजिट जो है वो आशारिया के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम ये 0.4 बार को इस तरह लिख सकते हैं, ये 0.444 करके उसके बाद डॉट 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 मैंने डाल दिया। इसका मतलब है कि आशारिया के बाद ये जो 4 वाला डिजिट है ये कंटिन्यू है, बार बार आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई है। तो अब ये जो इक्वेशन है इसकी दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जब आपको वैल्यू इस तरह दी जाए कि उसमें आशारिया के बाद एक डिजिट आ रही हो, ठीक है, तो आपने फिर इस तरह जब इक्वेशन बन जाएगी तो इसके दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ऐसी वैल्यू दे दी जाए जिसमें कि आशारिया के बाद 2 डिजिट हो तो फिर आपने इस तरह की जो इक्वेशन बनेगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह अगर आपके पास आशारिया के बाद 3 डिजिट आ रहे हो तो फिर इक्वेशन की जो इक्वेशन आपके पास बनेगी इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास आशारिया के बाद एक डिजिट आ रहा था तो इसलिए इस इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो 10 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा और 10 को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो मैंने 10 इंटू ये वाली वैल्यू लिख दी। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये तो हमारे पास 10x ही रहेगा और ये 10 जो है 0.44 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4.444 इस तरह वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब आपने ये जो इस इक्वेशन की राइट साइड पे ये वाली वैल्यू है इसको आप इस तरह सेपरेट कर लें। इसका होल वाला पार्ट यानी कि 4 को अलग कर लें और प्लस जो है आप ये इसका आशारिया वाला पार्ट या डेसिमल वाला पार्ट अलग कर लें, क्योंकि दोनों वैल्यूज को आप जमा करेंगे तो वापस आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक हो गया। अब देखें यहां पर ये जो 0.444 आ रहा है ये किसके इक्वल है, इसको हमने यहां पर x के इक्वल रखा था, ठीक है। तो हम इस 0.44 की जगह x को पुट कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया रिप्लेस 0.44 बाय x, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने x को पुट कर लिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को हम इक्वेशन की इस तरफ लेके आते हैं, यानी कि 10x वाली साइड पे जब ये वाला x आएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप 10 में से x को माइनस करेंगे तो ये 9x रह जाएगा, यहाँ पर 4 रह जाएगा। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो x को आप इधर इसी साइड पर रखें और 9 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 9 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये इन्होंने हमें ये जो वैल्यू दी थी 0.4 बार, इसको हमने फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, इसमें अब इन्होंने हमें ये वैल्यू दी है 0.37 और इसके ऊपर बार डाली है, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब हमने कसर या फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, मैंने इस नंबर को लिखा। अब सेम स्टेप हम करेंगे जिस तरह कि हमने पार्ट 1 में किए कि हम इस वैल्यू को शुरू में x के इक्वल लिख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जिस तरह मैंने थ्योरी में बताया, पिछले पार्ट में बताया कि आशारिया के बाद जब किसी भी डिजिट के ऊपर ये बार
डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिजिट है ये आशारे के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम ये जो 0.37 बार है इसको 0.373737 इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखें ये इक्वेशन बन गई है, तो अब हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहां पर हमने इसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां पर देखें आशारिया के बाद 2 डिजिट आ रहे थे, ठीक है। तो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि आशारिया के बाद अगर 1 डिजिट आ रहा हो तो फिर आपने इस तरह यहां पर जो इक्वेशन बनेगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह अगर यहाँ पर 3 डिजिट आ रहे हैं तो फिर आपने इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। तो अब ये 100 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने 100 इंटू ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब आप 100 और ये दोनों ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 37.373737 इस तरह वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन की राइट साइड पे ये जो वैल्यू आ रही है इसमें ये जो होल पार्ट आ रहा है 37, इसको अलहदा कर लें और प्लस लिख के ये जो आशारिया वाला पार्ट है इसको अलहदा कर लें, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे तो वापस आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखें ये जो वैल्यू आ रही है 0.373737 ये किसके इक्वल है, यहाँ पर देखें इसको हमने x के इक्वल रखा था, तो इसका मतलब है हम इसकी जगह x को पुट कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया रिप्लेस दिस वैल्यू बाय x, ठीक है। तो इस वैल्यू की जगह देखें मैंने यहाँ पर x पुट कर लिया, तो हमारी अब ये इक्वेशन बन रही है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ये वाला जो x है इसको हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे यानी कि 100x वाली साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 100x माइनस x करेंगे तो ये 99x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला 37 आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए x को हमने अकेला करना है, तो x को आप इधर ही रखें, 99 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 99 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके 37 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो उन्होंने हमें ये रेशनल नंबर दिया था डेसिमल नंबर की सूरत में या आशारिया के नंबर की सूरत में, इसको हम चेंज करके ले आए हैं कसर की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 3 है। अब इसमें हमें इन्होंने ये नंबर दिया है डेसिमल नंबर 0.21 और इसके ऊपर बार डाली है, ठीक है। तो इसको अब हमने फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लेके आना है, या आप देसी जुबान में कहेंगे बट्टा की सूरत में इसको लेके आना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, हमने इस नंबर को लिखा, अब सेम स्टेप करेंगे जिस तरह कि हमने पार्ट 1 और 2 में किया। इस वैल्यू को शुरू में हम x के इक्वल लिख लेते हैं, तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार, ठीक है। अब जिस तरह आपको मैंने पिछले दोनों पार्ट में बताया और थ्योरी में बताया कि आशारिये के बाद जब किसी डिजिट के ऊपर इस तरह बार आ रही है तो इसका मतलब है वो वाला जो डिजिट है या वो वाला ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो बार बार आशारिये के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम 0.21 बार को इस तरह लिख सकते हैं, 0.212121, ठीक है। इस फॉर्मेट में इसको हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो अब इस इक्वेशन को अगेन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें दी गई है इसमें आशारिये के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने ये 100 इंटू ये वाली वैल्यू लिख दी। अब 100 और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21.212121 इस तरह ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू आ रही है इसमें ये जो होल पार्ट है 21 इसको अलहदा करके लिख लें, और प्लस डाल के ये जो आशारिया वाला पार्ट है या डेसिमल पार्ट है इसको अलहदा करके लिख लें, क्योंकि अगर इन दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे तो वापस आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.212121 ये किसके इक्वल है, देखें इसको हमने x के इक्वल रखा था, तो हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं x से, इसकी जगह हम x को पुट कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया रिप्लेस दिस वैल्यू बाय x, ठीक है। तो देखें यहां पर मैंने इस वैल्यू की जगह x को पुट कर लिया, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, इसमें अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला जो x है इसको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे यानी कि 100x की तरफ जब लेके आएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 100x में से माइनस x करेंगे तो ये 99x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला 21 आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर ही रखें, 99 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 21 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। यहां पर देखें में मुख्तलिफ इक्वेशन दी गई है, हर इक्वेशन में रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पर यूज की गई है। तो हमने देखना है कि ये जो मुख्तलिफ इक्वेशन है इनमें कौन कौन सी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई है या यूज हुई है, ठीक है। हमने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। अब नंबर 1 है, इसमें देखिए हमें ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे 3 रियल नंबर आपस में जमा हो रहे हैं, इस तरीके से जमा हो रहे हैं कि पहले वाले 2 रियल नंबर का ग्रुप बना के इनको फिर तीसरे वाले रियल नंबर के साथ जमा किया जा रहा है। फिर इक्वेशन की राइट साइड पे भी इनको जमा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुपिंग की तरतीब है वो चेंज कर दी गई है।
यानी कि आखिरी दो नंबर को ग्रुप बना के इनको फिर पहले वाले नंबर के साथ जमा किया जा रहा है। तो जब इस तरह रियल नंबर आपस में जमा किए जा रहे हैं और उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी जाए तो हमारा जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज के नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद नंबर 2 है, यहां पर देखें दो रियल नंबर आपस में जमा हो रहे हैं और इक्वेशन की राइट साइड पे आ जाए तो ये दोनों नंबर दोबारा जमा हो रहे हैं, लेकिन इनके ऑर्डर या तरतीब चेंज कर दी गई है। √3 पहले आ गया, √2 बाद में आ गया। ठीक है, तो इस तरह दो रियल नंबर जब जमा किए जाएं और उनकी तरतीब चेंज कर दी जाए तो हमारा आंसर फिर भी सेम रहता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहां पर दोनों जगह पर देखिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखा है क्योंकि यहां पर एडिशन या प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाए नंबर 3 है। अब यहां पर हमें ये इन्होंने एक एक्सप्रेशन दी है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अगर इसके पीछे आपको मैं कैलकुलेशन दिखाऊं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये x में इसका ऑपोजिट जो वैल्यू है माइनस एक्स इसको जमा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम x में उसका जो ऑपोजिट नंबर है उसको हम जमा कर रहे हैं तो हमें आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव इनवर्स। हम क्या कर रहे हैं, हम x में उसकी जो इनवर्स वैल्यू है या ऑपोजिट वैल्यू है उसको ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब पार्ट 4 में देखें ये इक्वेशन उन्होंने दी है, तो इसके लेफ्ट साइड पे दो रियल नंबर जमा होके इस पहले वाले रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये पहले वाले रियल नंबर को इन दोनों रियल नंबर के साथ अलग-अलग आप मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो सेम होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होती है, तो आप इस प्रॉपर्टी को कहेंगे ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ठीक है, आप इस तरफ अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख लें तो तब भी ठीक है। देखें यहां पर हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव को इसलिए कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू ये लेफ्ट साइड में, ठीक है, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले हमने इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और चूंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है तो मैंने लिख दिया ओवर एडिशन। अगर ओवर एडिशन ना भी लिखे तो मेरे हिसाब से आपका आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी नंबर 5 है। अब यहां पर 16 एक रियल नंबर है, इसमें 0 को ऐड किया जा रहा है, तो किसी भी रियल नंबर में अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो आपको सेम रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद ये एक रियल नंबर 100 है, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमें आंसर 100 ही मिलेगा, जाहिर है। इसका मतलब है किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम वही वाला रियल नंबर मिलेगा, तो इस प्रॉपर्टी को आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पर हम जमा कर रहे थे तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, एडिशन से एडिटिव। ठीक है, और यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जरब दे रहे हैं, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको कहेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाएंगे नंबर 7 है। अब यहां पर 3 रियल नंबर है जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सिर्फ इनकी ग्रुपिंग चेंज की जा रही है। पहले लेफ्ट साइड पे आखिरी वाले 2 नंबर का ग्रुप बना के इनको मल्टीप्लाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इक्वेशन की राइट साइड पे पहले वाले 2 नंबर का ग्रुप बना के आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमने एडिशन के लिए भी ये प्रॉपर्टी पीछे सॉल्व की थी, वहां पर हमने लिखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, यहां पर प्लस का साइन आ रहा था। बाकी प्रॉपर्टी तकरीबन उसी तरह ही है। देखिए वहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, यहां पर प्लस का साइन या एडिशन का साइन आ रहा था, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो है इसको आप फिर कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखें नंबर 8 है, इसमें 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, फिर इक्वेशन की दूसरी तरफ आके दोनों नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन इनकी तरतीब चेंज कर दी गई, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया। तो इस सूरत में भी हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड का बराबर आता है। जब भी रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रियल नंबर को अगर आप उनकी तरतीब चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आप ऊपर आए, हमने इस तरह की प्रॉपर्टी एडिशन के लिए की थी ये वाली। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ऐड हो रहे थे, फिर हमने इनकी तरतीब चेंज करके इनको ऐड किया, तो इसका हमने लिखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, लेकिन वहां पर चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक टोटका बताता हूँ या एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखें अगर आपके पास 2 नंबर आ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ये 2 नंबर आ रहे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या ऊपर आपके पास ये 2 रियल नंबर आ रहे थे जो आपस में जमा हो रहे थे। ठीक है, तो इनके लिए फिर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टी का नाम होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। अगर प्लस होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो फिर आप लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
लेकिन अगर 3 रियल नंबर आ रहे हो, ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए आप फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम यूज करेंगे। अगर इनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा हो तो आप क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और अगर देखें यहाँ ऊपर 3 नंबर आ रहे थे और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा था तो फिर आप लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया, ये इसका शॉर्टकट है। इस तरह आप इसका जो प्रॉपर्टीज के नाम है वो याद रख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इन्होंने हमसे कुछ प्रॉपर्टीज पूछी हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। तो अब देखें पार्ट 1 में इन्होंने हमें यहाँ पर एक इनइक्वालिटी दी है -3 लेस देन -1 इंप्लाइज दैट 0 इज लेस देन 2। अब ये वैल्यू हमारे पास किस तरह आ जाती है, देखें अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखें, ठीक है, ये मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये 3 को दोनों तरफ ऐड कर ले, यहाँ पर मैंने -3 के साथ 3 को ऐड कर लिया और यहाँ पर -1 के साथ भी 3 को ऐड कर लिया, तो ये -3 और +3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और ये -1 और +3 ये 2 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पर हमारे पास जो इनइक्वालिटी आई है इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर देखें ये लेफ्ट साइड छोटी थी, राइट साइड बड़ी थी, यहाँ पर भी वही काम है कि लेफ्ट साइड छोटी है, राइट साइड बड़ी है। तो अगर आप किसी इनइक्वालिटी में एक ही रियल नंबर दोनों साइड पे ऐड करते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने ऐड किया है, तो हमारी इनइक्वालिटी का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। हम एक जैसा नंबर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे ऐड करते होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। उसके बाद आ जाए जी नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने हमें ये इनइक्वालिटी दी है, इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, कि अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी हो और उस इनइक्वालिटी की जो वैल्यूज है उनका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, उनको हम उलट दें, ठीक है, ये a है इसको मैं 1/a कर देता हूं और b को अगर मैं 1/b कर लूंगा, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लेस देन था तो ये चेंज करके ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये 3 अगर a के इक्वल हो और 4 b के इक्वल हो, अब इनको आप रेसिप्रोकल ले लें, दोनों को उलट दें, 3 को आप 1/3 लिख दें और 4 को 1/4 लिखेंगे, तो अब ये जो 1/3 वैल्यू है ये बड़ी हो गई है 1/4 से, ठीक है, इसलिए यहां पर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास इनइक्वालिटी हो और उसकी दोनों साइड की वैल्यूज का अगर आप रेसिप्रोकल वैल्यू ले लें, उसको उलट दें, तो फिर ये इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर लेस होगा तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए नंबर 3 है। अब यहां पर है, इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c, कि अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी हो और इनइक्वालिटी की दोनों तरफ हम एक ही रियल नंबर ऐड कर लें, ठीक है, तो हमारी जो इनइक्वालिटी का ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां पर हम ये a को 2 के को रख लेते हैं, b को 4 के को रख लेते हैं, और एक तीसरा नंबर लेते हैं जो कि हम इन दोनों इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे जमा करते हैं, ठीक है। यहां पर जमा करेंगे 5 आ जाएगा, यहां पर जमा करेंगे 7 आ जाएगा। तो देखें फिर भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 5 छोटा है 7 से, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे एक ही रियल नंबर ऐड करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी के जो ऑर्डर है ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसको भी कहेंगे हम कि हम चूंकि एक ही नंबर ऐड करें दोनों तरफ, तो इसको भी आप एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 4 है। देखें इस इनइक्वालिटी को मैं रिवर्स ऑर्डर में आपको समझा लेता हूं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि अगर आपके पास एक इस तरह एक इनइक्वालिटी आ रही हो, ठीक है, तो आप अगर एक और रियल नंबर लेते हैं जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर से आप इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड में जो वैल्यूज है इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगी, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास 2 रियल नंबर है, 2 इज लेस देन 4, ठीक है, ये a के इक्वल रख लें, उसको b के इक्वल रख लें। अब एक तीसरा नंबर ले लें c, जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर भी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 × 3 6 हो जाएगा, 4 × 2 12 हो जाएगा। तो ये देखें अब भी इनइक्वालिटी जो है उसका ऑर्डर सेम है, लेफ्ट साइड अभी भी छोटी है, राइट साइड अभी भी बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी हो और उसकी दोनों साइड को आप एक ही रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे रियल नंबर से जो कि पॉजिटिव रियल नंबर हो, 0 से बड़ा हो, तो हमारी जो इनइक्वालिटी है इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। चूंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे नंबर 5 है। अब यहां पर इन्होंने हमें इनइक्वालिटी दी है, इसको मैं आपको अगेन रिवर्स ऑर्डर में समझा लेता हूं कि देखें अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी हो और उस इनइक्वालिटी की दोनों साइड को आप किसी भी ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 0 से छोटा हो, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये जो इनइक्वालिटी का ऑर्डर है ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखें ये ग्रेटर देन है, इधर आके ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। इसकी मिसाल से मैं समझा लेता हूं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, 2 इज लेस देन 4। हम जानते हैं 2 जो है 4 से छोटा है।
अब मैं कोई नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, रियल नंबर मैंने -3 ले लिया, कोई सा भी एवरेज नेगेटिव रियल नंबर ले लें और इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3 होगा तो ये -6 हो जाएगा और ये 4 इंटू -3 होगा तो -12 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो नंबर आया है -6 जो है -12 से बड़ा है, तो हमारी ये इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, ऊपर लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी हो और उसकी दोनों साइड को आप एक ही रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि नेगेटिव हो, तो फिर ये इनइक्वालिटी का जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चूंकि हम इक्वेशन ये इनइक्वालिटी की दोनों साइड को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही कहेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद नंबर 6 है, ये है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हो, ठीक है, तो उन दो रियल नंबर में 3 किस्म के रिलेशनशिप ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है, या दोनों नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है। यही 3 रिलेशनशिप हो सकती है, इसके अलावा कोई और रिलेशनशिप उन दो नंबर में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अपने प्रॉपर्टीज के नाम याद रखने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बहुत ही आसान है। देखें, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन, यहां पर हमें इन्होंने ये दो रेशनल नंबर दिए हैं और ऐसे ये कह रहे हैं कि इन दोनों रेशनल नंबर के दरमियान मजीद 2 रेशनल नंबर आपने मालूम करने हैं। ठीक है, तो देखें बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, एक ये ए है और एक बी है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान हमने मजीद 2 रेशनल नंबर मालूम करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। हम ये ए और बी को अगर आपस में जमा कर लें, ठीक है, और इनको 2 से डिवाइड कर लें, तो हमें जो तीसरा नंबर मिलेगा सी, वो कहां पर आएगा, इन दोनों के दरमियान में यहां पर आएगा। तो इसका मतलब है हमें एक नंबर दोनों के दरमियान मिल गया। अब हमने दूसरा नंबर मालूम करना है, तो उसके लिए अब आप ये जो सी आपने मालूम किया है, इस नंबर को आप चाहे ये पहले वाले रियल नंबर से जमा करें या दूसरे वाले रियल नंबर से जमा करें। मिसाल के तौर पे अगर सी और बी दोनों को जमा करता हूं और उसको अगेन 2 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे इन दोनों के दरमियान वाला एक और नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब है ये जो 2 नंबर सी और डी हैं, ये दोनों ए और बी के दरमियान हमारे पास इनकी वैल्यूज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पर हमें ये 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इन दोनों रेशनल नंबर को पहले हम जमा करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों रेशनल नंबर मैंने लिखे हैं, अब इनको हम जमा करते हैं। तो इनके दरमियान देखिए मैंने प्लस का साइन डाल दिया। अब ये 2 फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यूज आ रही है, इनको जमा करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम किस तरह आएगा, एलसीएम ये इसको उर्दू में जुज़ाफ एकल बोलते हैं, वो हम ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम देखें ये 3 को इस एलसीएम वाले 12 पे डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम। उस 4 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। अब इस 4 को आप इस 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम। उस 3 को आप इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है। ठीक है, अब ये 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों नंबर का मजमुआ या सम आ गया है। अब इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो इन दोनों के दरमियान में आएगा, सेम जिस तरह आपको मैंने ये सी नंबर की एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो मैं ये जो 7/12 आया इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखें ये जो डिवीजन का साइन आ रहा है इसको हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी आप डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली वैल्यू को आप उलट देते हैं, उसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं। ये 2 है तो उसको मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आएगा और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। तो ये हमें एक नंबर तो मिल गया। हमने दोनों नंबर को जमा करके 2 से डिवाइड किया तो हमें ये एक नंबर मिल गया जो कि इन दोनों नंबर के दरमियान में आ रहा है। अब हम दूसरा नंबर मालूम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये जो हमने नंबर मालूम किया है, इस नंबर को आप चाहे इस पहले वाले नंबर से जमा करें या दूसरे वाले नंबर के साथ जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो एक और नंबर मिलेगा वो भी उन दोनों नंबर के दरमियान में होगा। ठीक है, तो मैं ये करता हूं 7/24 को 1/4 के साथ जमा करके उसको जो हमारे पास सम आएगा उसको फिर 2 से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो देखें यहां पर मैं लिखूंगा 7/24 + 1/4 मैंने लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम देखें, ये वाला जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है 4, ये 24 को डिवाइड कर सकता है तो फिर इनका एलसीएम 24 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये डिनोमिनेटर और 24 सेम है तो फिर इनके ऊपर वाली वैल्यू ये जो 7 है सेम ही आ जाएगी और फिर ये प्लस का साइन पुट कर दिया और इस 4 से आप 24 को डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 6 टाइम। उस 6 को आप इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। तो 7 + 6 करें तो 13 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 24 आ गया। तो ये हमारे पास ये जो 2 नंबर थे 7/24 और 1/4, इनका हमारे पास सम या मजमुआ आ गया है। अब इसको आप 2 से अगेन डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो इन दोनों नंबर के दरमियान में आएगा। ठीक है,
तो ये 13/24 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 2 से, मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब अगेन आप ये जो डिवीजन का साइन इसको चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो इसके बाद वाली वैल्यू को आप उलट दें, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिख देंगे 1/2, ठीक है। अब ये 13 को मल्टीप्लाई करें आप 1 से तो ये 13 ही आ जाएगा, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये हमें दूसरा नंबर भी मिल गया, ठीक है। इसका मतलब है ये जो हमें दो नंबर मिले थे, एक ये 7/24 और ये 13/48, ये दोनों जो ओरिजिनल हमें दो नंबर दिए गए थे शुरू में, इन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है। सेम इस तरह ये एग्जांपल से मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो बस आप ये लिख दें, सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर 7/24 एंड 13/48। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 है। अब ये हमें दो इन्होंने रैशनल नंबर दिए 3 और 4, हमने दो मजीद ऐसे रैशनल नंबर मालूम करने जो कि इन दोनों के दरमियान में आए, ठीक है। तो मैंने पार्ट 1 में डिटेल से एग्जांपल से आपको बता दिया है, ठीक है, कि किस तरह हम दो रैशनल नंबर के दरमियान वाले दो नंबर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, हमने इन दोनों नंबर के दरमियान वाला नंबर मालूम करना है, तो हम ये करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो जाहिर है इन दोनों नंबर के दरमियान वाला नंबर होगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों नंबर को जमा किया, 3 + 4 किया और डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये 3 + 4 7/2 हमारे पास जो नंबर आया है ये इन दोनों के दरमियान आ रहा है, ठीक है। अब ये हमने एक रैशनल नंबर तो मालूम कर लिया जो कि इन दोनों के दरमियान आ रहा है। अब दूसरा मालूम करना है, तो अब ये जो हमने नंबर मालूम किया, इसको चाहे आप 3 के साथ जमा कर लें या इसको चाहे आप 4 के साथ जमा करके जो सम आएगा उसको अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास दूसरा नंबर भी आ जाएगा जो कि इन दोनों नंबर के दरमियान में होगा, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूं कि ये जो 7/2 है इसको मैं जमा कर लेता हूं इस 4 के साथ, ठीक है। इनको आपस में जमा करके फिर मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो अब इनको मैं जमा करता हूं, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है, और यहां पर हमारे पास जो होल नंबर की सूरत में वैल्यू आ रही है, इसके नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर नहीं है, जिस तरह की यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो एलसीएम है वो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, यहां पर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो फिर ऊपर वाली ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। फिर मैंने ये प्लस का साइन पुट कर दिया, और अब ये जो 4 है इसका नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब है इसका डिनोमिनेटर 1 है। ये एक्चुअली में 4/1 है। तो उस 1 से आप डिवाइड करें इस 2 को, तो डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है। तो 7 + 8 करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों नंबर्स का यानी कि 7/2 और 4 का सम आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास दूसरा जो नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं 15/2 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से। देखिए, मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब आप ये डिवीजन का साइन चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो इसके बाद वाली वैल्यू को अब आपको उलटना पड़ेगा, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 2 को मैंने उलट दिया, 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब आप देखें, ये 15 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 15 ही आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमें वो दो जो नंबर चाहिए थे वो मिल गए, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर 7/2 एंड 15/4। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 इसमें में ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, तो हमने मजीद दो ऐसे रैशनल नंबर मालूम करने जो कि इन दोनों के दरमियान में आए, ठीक है। तो सेम तरीका हम करेंगे, हम इन दोनों रैशनल नंबर को आपस में जमा करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रैशनल नंबर मिलेगा वो इन दोनों के दरमियान में आएगा, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों रैशनल नंबर को मैं आपस में जमा कर रहा हूं। अब ये दो कसरे हैं जिनको आपस में हम जमा कर रहे हैं, इनके नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर सेम है, तो यही वैल्यू एलसीएम की वैल्यू बन जाती है। और अगर डिनोमिनेटर और ये एलसीएम की वैल्यू आपस में सेम हो तो फिर ये ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती है, ठीक है। तो मैंने 3 + 4 लिख दिया। अब 3 और 4 को जमा करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये हमने दोनों नंबर को जमा कर दिया, इनका सम आ गया। अब इसको आप 2 से डिवाइड करें तो हमें वो नंबर मिलेगा जो कि इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैंने इस सम को 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो डिवीजन का साइन आ रहा है इसको चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो इसके बाद वाली वैल्यू को आप उलट दें, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिख दें, यानी 2 को मैंने लिख दिया 1/2। अब आप देखें, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें एक नंबर मिल गया है जो कि ये जो दोनों वैल्यूज है इनके दरमियान में आ रहा है। अब हमें ये जो हमें वैल्यू मिली है 7/10, इसको अगेन आप चाहे 3 और 5 के साथ जमा करें या 4 और 5 के साथ जमा करें, जो आपके पास जमा आएगा या जो सम आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो इन दोनों नंबर के दरमियान में होगा, ठीक है। तो मैं ये करता हूं कि ये 4/5 को जो है ये 7/10 के साथ जमा करके 2 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने 7/10 + 4/5 लिखा। अब इनको हम पहले जमा कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, दो कसरें हैं जिनको आपस में मैंने जमा करना है, तो उनका मैं एलसीएम लेना पड़ेगा, जू इजाफ हैकल लेना पड़ेगा। तो एलसीएम देखें इनका ये 10 आएगा, क्योंकि ये 10 इस 5 से डिवाइड हो सकता है, तो यही 10 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब देखें ये डिनोमिनेटर 10 है और एलसीएम की वैल्यू 10 है, दोनों वैल्यू सेम हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। फिर मैंने ये प्लस का साइन लिखा और इस डिनोमिनेटर या नीचे वाले नंबर 5 से आप 10 को डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। तो 7 + 8 15 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो ये हमें 7/10 और 4/5 का सम मिल गया। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो मैंने 15/10 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये डिवीजन को अगेन चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, और ये 2 को आप उलट दें, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिख दें 1/2, ठीक है। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। तो ये हमें जो दूसरा नंबर है वो भी मिल जाता है, ठीक है। ये हमें पहला नंबर मिला था 7/10 और दूसरा नंबर मिला 15/10। ये दो नंबर हैं जो कि ऊपर आपको ये जो दो वैल्यू दी गई थी इनके दरमियान में आ रहे हैं, 3/5 और 4/5 के दरमियान में वो दोनों वैल्यूज आ रही हैं। तो बस आप यहां पर लिखते हैं सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर 7/10 एंड 15/10। ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।